शालिनी एक बेहद ही साधारण सा जीवन बिता रही थी। दिन भर नागेंद्र जी के घर का सारा काम निपटाती और रात को अपने परिवार के साथ उनके काम में हाथ बटाती। यही कोई 24 के आसपास की उम्र होगी उसकी। भरा हुआ जिस्म अब रास्ते पे लोगों की नजर में चुभने लगा था, पर उस पर अपने परिवार की जिम्मेदारी थी। जब 6 साल पहले उसके माँ बाप एक हादसे में चल बसी थी, तब से उसने ही अपने 3 छोटे भाई बहनों को संभाला था। हर रोज की तरह आज का दिन भी था। आज नागेंद्र जी, मेरे परम मित्र, की छुट्टी थी और उनकी बीवी अपने बच्चों के साथ मायके गई हुई थी। हल्के नारंगी रंग की सादगी में शालिनी से नजर हटा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। यह नागेंद्र जी की पत्नी की सादगी थी, जिसे 1 महीने पहले उन्होंने शालिनी को दिया था। मौसम आज उमस भरा था, जिस वजह से शालिनी पसीने से तरबतर हुए जा रही थी। पसीने की वजह से शालिनी की आंखों की काजल बिखर रही थी, पर शालिनी तो बस अपने काम में ही मग्न थी। नागेंद्र जी अपनी आराम कुर्सी पे बैठे बैठे शालिनी की सुंदरता निहार रहे थे। उसके बिखरे हुए काजल अब पसीने के साथ बह चले थे, जैसे शुरुआत होती है किसी नदी की धारा की। उसके बेहद नाजुक गालों से होते हुए ये काजल उसकी गर्दन पर आ पहुंचा, जैसे किसी नदी ने अपने पहले गंतव्य को पा लिया हो। मानो अब ये बूंदें फिर अपना सफर शुरू करती हैं। पर जिस प्रकार किसी पर्वत के राह में आने पे नदी अपनी धारा बदल लेती है, वैसे ही ये बूंदें भी अपने मार्ग से हट जाती हैं। जैसे ही ये बूंदें उज्ज्वल पर्वतों की घाटी में प्रवेश करती हैं, तो नागेंद्र जी भी अपनी गर्दन ऊंची कर उस बूंद के आखिरी दर्शन को व्याकुल हुए जाते हैं। पर उनकी व्याकुलता ज्यादा समय तक नहीं रहती है। पसीने ने ब्लाउज के कपडीढ़े को धीरे धीरे लगभग पारदर्शी बना दिया था। नागेंद्र जी को तो जैसे मन मांगी मुराद ही मिल गई थी। उसके नाजुक उरोज अब नुमाया हो चुके थे। काम की वजह से वैसे भी शालिनी ने अपनी साढ़ी लगभग अपनी जांघों तक की ही हुई थी। नागेंद्र जी की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। उसके कूल्हों का यों हिलना सिन्हा जी के गाजर में एक तूफान सा एहसास करा रहा था। बार बार वो अपने गाजर को अपने हाथों से मसल के शांत करने की कोशिश कर रहे थे, पर यह तो और भी भड़कता ही जा रहा था। अचानक शालिनी के नजर सिन्हा जी जा मिली और तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने कपडीढ़े व्यवस्थित कर अंदर कमरे में काम करने चली गई, पर उसकी धड़कनें भी बढ़ गई थी। यूं तो लोगों की चुभती हुई नजर का एहसास था उसे, पर आज उसके पारदर्शी आवरण ने उसे बेबस कर दिया था। पुरुष के स्पर्श से मिलने वाले सुख का अंदाजा नहीं था उसे, पर भिड्ड में लोगों का उसे मसलना और उससे होने वाली चुभन का ज्ञान था उसे। आज तो किसी भिड्ड ने नहीं मसला था उसे, फिर आज कैसे एक नजर भर देख लेने से ही उस चुभन का एहसास जागा था। उसका शरीर मनो उसके वश से बाहर होता जा रहा था। तन के कपडढ़े अब उसे कांटों की तरह चुभ रहे थे। नागेंद्र जी के लिए खुद को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। जब से बच्चे बड्ढे हैं थे, तब से उन्होंने शायद ही कभी अपनी पत्नी को भी ऐसे देखा हो। वो उठ पढ़े अपनी कुर्सी से और चल पढ़े बेडरूम की ओर, जहां शालिनी पोंछा लगा रही थी। इधर शालिनी के मन में भी विचारों का सैलाब सा आ चुका था। उसने हमेशा ही एक ख्वाहिश की थी कि अगर कोई उसके सपनों का राजा हो सकता है, तो वो नागेंद्र जी जैसा ही हो सकता है। आखिर कितना प्यार करते हैं वो अपने परिवार से। इतने दिनों से काम कर रही थी शालिनी पर, आज तक कभी भी गलत नजरों से नहीं देखा था उन्होंने शालिनी को। लेकिन आज की घटना ने शालिनी के मन को हिला दिया था। उसके जिस्म में आग सी लग चुकी थी, पूरा शरीर कांप रहा था उसका। नागेंद्र जी अब कमरे के दरवाजे पे दस्तक दे चुके थे। शालिनी सर झुकाए पोंछा लगा रही थी, पर उसे भी एहसास हो चुका था नागेंद्र जी के वहां आने का। अपने कांपते हाथों को नागेंद्र जी ने कम्मों के कंधे पर रख दिया। शालिनी की नजरें अब भी झुकी हुई थी। शालिनी की बेचैनी अपने चरम पे थी। एक अजीब सा सन्नाटा था वहां पे। नागेंद्र जी कांपते हाथ उसके पीठ पर फिसलने शुरू हो गए। शालिनी दबी हुई सिसकारियां अब नागेंद्र जी के कानों तक पहुंच चुकी थी। सिन्हा जी ने अब अपने दोनों हाथों को उसकी पीठ पे रगड़ते हुए उसकी कमर तक ले गए और पीछे से ही साढ़ी के अंदर घुसाकर उसके कूल्हों को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। उसके कूल्हों को मसलते हुए अपनी कन्नी उंगली से उसके मौल द्वार और बड्ढी उंगली से उसकी गुफा छिद्र को छेड़ ढाने लग गए।
सिन्हा जी की इस क्रिया ने शालिनी के जिस्म में आग लगा दी। अब भूल गई सब लोकलाज वो। अपनी हर भावना, सामाजिक मान मर्यादा की परवाह किए बिना उठकर नागेंद्र जी के गले लग गई। दोनों के होंठ जा मिले और डूब गए दोनों एक दूसरे में। नागेंद्र जी का बायां हाथ अब भी उन कूल्हों को मसल रहा था। बीच वाली उंगली रह रह के गुफा में प्रवेश का प्रयास कर रही थी। शालिनी के कामुक शरीर को संपूर्ण निर्वस्त्र कर दिया था उन्होंने। नागेंद्र जी ने अब उसके के हर अंग से खेलना शुरू कर दिया था। शालिनी ने वासना के वशीभूत अपनी गुफा को सिन्हा जी ने मुख पर रगदधना शुरू कर दिया। नागेंद्र जी तो माहिर खिलाड़ी थे। बड़ी सहूलियत के साथ कम्मों को गोद में उठा बिस्तर पे गिरा दिया उन्होंने। मखमली बिस्तर पे अंगदहाई लेता उसका मादक बदन अब नागेंद्र जी को मानो चुनौती दे रहा था। अब वो शालिनी के ऊपर आ चुके थे। अपने हाथों से शालिनी के उरोजों को मसलना शुरू कर दिया और अपने होठों से शालिनी के होंठ मिला दिए थे उन्होंने। अब बारी थी उस कामुक द्वार को भेदने की। नागेंद्र जी ने शालिनी के टांगों को अपने कंधों पे रख लिया। अब कम्मों की गुफा को सिन्हा जी का चूम रहा था। अब तो बस बारी थी तो एक दूसरे में समा जाने की। आंखों ही आंखों में नागेंद्र जी ने कम्मों से सहमति ली और एक धक्के के साथ अपने गाजर को उस गुफा द्वार में प्रवेश करा दिया। कम्मों की सुर्ख लाल आंखों ने सिन्हा जी को उसके दर्द का एहसास दिला दिया था। अब नागेंद्र जी ने उसे चूमना शुरू कर दिया। जैसे जैसे शालिनी की दर्दपूरित सिसकारियां तेज होती गई, नागेंद्र जी ने अपने धक्कों की रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी। सिन्हा जी ने भी अपनी बरसों की प्यास शांत की थी। आज उन्होंने अपने जीवन का सुख पाया था। आज शालिनी ने सब कुछ खो के भी अपने जीवित होने के एहसास को पा लिया था। जब वो शाम को अपने घर गई तो पीछे नागेंद्र जी के लिए चिट्ठी छोड़ दी आज गई। प्रिय, मैंने आज अपने प्रेम को पा लिया। मुझे पता है दुनिया में सब हमारे रिश्ते को नाजायज ही कहेंगे और न जाने कितनी बदनामी हो आपकी। कहीं लोग यह न समझ बैठें कि मैंने अपने फायदे के लिए आपके प्रेम का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं अब आपके घर कभी नहीं आऊंगी। केवल आपकी शालिनी कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर।